हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने जूम ऐप के थ्रू आपको जो टॉपिक पढ़ाया था प्रीपोजिशन, वो कल ख़त्म हो गया था। मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया, तो मैं उसके बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड करके कल डाल दूंगा। फाइनल पार्ट उसका यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जिस किसी का वो लेक्चर मिस हो गया है, वो वहाँ से उसको देख सकता है। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी मैं टॉपिक आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ाऊँगा। हाँ, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो फिर से मैं जूम के थ्रू लूँगा। बट अभी ये टॉपिक हम, क्योंकि मेरे को ये कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाना है टॉपिक, तो इसलिए मैं इसको यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहा हूँ पूरा लेक्चर। क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन में इतना ज़्यादा लंबा सेशन नहीं हो पाता, तो इतना ज़्यादा कंटेंट पढ़ाया नहीं जाता है जितना यूट्यूब के थ्रू पढ़ा दिया जाता है। सो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर कर सकूँ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इंटरेक्टिव सेशंस लेता रहूँगा तो उसमें आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। बहुत लेंदी क्लासेस होंगी और आपका सिलेबस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितना टाइम बचा हुआ है उसमें कवर नहीं हो पाएगा। सो आई थॉट ये मिक्स करना पड़ेगा, थोड़ा यूट्यूब और थोड़ा जूम ऐप। तो यूट्यूब तब जब मेरे को लंबी क्लासेस लेनी हो, ज़्यादा कंटेंट पढ़ाना हो, और जूम ऐप तब जब मेरे को इंटरेक्टिव सेशन करना हो, जब मेरे को क्वेश्चन आंसर्स आपको पढ़ाने हो। ओनली दैट टाइम आई विल यूज़ जूम ऐप। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। ये सेकंड चैप्टर है। तो फ्रेमिंग क्वेश्चंस का बेसिकली मतलब क्या है? जैसे सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस हम बनाते हैं, उन्हीं से ही क्वेश्चंस को बनाना, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड फ्रेमिंग क्वेश्चन। और जो लैंग्वेज सीखते हैं बेसिकली उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि उनको क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए। क्वेश्चन की मेकिंग जो है वो ही फ्रेमिंग क्वेश्चन कहलाती है। मेकिंग ऑफ क्वेश्चन बेसिकली, जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस, उसी सेंटेंस का हम अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें उसको, तो वो कहलाएगा फ्रेमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, फ्रेमिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। सो कैसा भी सेंटेंस हो, उसे हम उसके इससे हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अभी अब बात आती है कि हम क्वेश्चन फ्रेम करें कैसे। तो क्वेश्चन फ्रेम करने से पहले हमें 4 चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। पहला पॉइंट है, हमें हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है, हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है, हमें सब्जेक्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में कैसे कैसे और कहाँ पे यूज़ करने हैं, ये चौथा पॉइंट है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ we must understand the basic rules of framing questions, and those basic rules are: number 1 is what are helping verbs, number 2 what are auxiliary verbs, number 3 what is subject, number 4 what are the places of subject and helping verb in a sentence। इसका मतलब है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या होगी, कहाँ पे आएगा, वो पहले आएगा, बीच में आएगा, बाद में आएगा, कहाँ पे आएगा। तो पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह सेंटेंस में। ये 4 चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। अभी जैसे हम सबसे पहली जो पॉइंट है फ्रेमिंग क्वेश्चन के लिए जो रिक्वायर्ड हैं 4 चीज़ें, उनमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब आर बेसिकली दोज वर्ब्स जो
अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं। जो सिंपल वर्ब्स होते हैं सब्जेक्ट के बाद जो यूज होते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग में बेसिकली वो सब्जेक्ट के पहले यूज होंगे, और जो असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो नॉर्मल सेंटेंस होंगे पॉजिटिव सेंटेंस, उनमें वो सब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं। ऐसा मैं आपको एग्जांपल देके भी बता दूंगा। तो जैसे ही टेंसेस होते हैं अलग अलग, हेल्पिंग वर्ब्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो वहाँ पे यूज होते हैं डू डज। पास्ट इंडेफिनिट में होता जो है एक ही होता है हेल्पिंग वर्ब, दैट इज डिड। फ्यूचर में जो होते हैं ऑल जितने भी टेंसेस होते हैं फ्यूचर के, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में विल यूज होता है। फिर आते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इनमें हैज हैव हैड भी यूज होता है। ये दूसरी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे फ्यूचर टेंस में विल यूज होता है, उसके साथ फिर हैज हैव हैड भी यूज होता है। तो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। जब आप टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएंगी कहाँ पे क्या यूज होता है। अभी हम फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो जानना ज़रूरी है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि राम गोज़ टू दिल्ली। ये इसमें वर्ब की फर्स्ट, राम जो है वो सब्जेक्ट है और गोज़ वो गो की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें एस या ई एस लगा है। तो यहाँ पे गोज़ में ई एस लगा है। तो जो ई एस है वो बेसिकली एक सिंपल सेंटेंस है। बट अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कर देते हैं, राम डज गो टू दिल्ली, दिस वन इज ऑल्सो ए करेक्ट सेंटेंस, बट हमने उसकी फॉर्मेट चेंज कर दी है, राम डज गो टू दिल्ली। यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, उसके बाद डज जो आया है दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब। डज क्यों आया है? क्योंकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल होता तो उसके साथ डू आता। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी टेंस की नॉलेज भी मिल रही है। दूसरा जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, इसमें हम एक नेगेटिव सेंटेंस से समझ लेते हैं। राम डिड नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं गया, डिड नॉट। तो राम जो है वही सेम सब्जेक्ट है, टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है दैट इज डिड। नेगेटिव सेंटेंस है, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। गो क्यों आया है? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। पास्ट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ऐसे ही फ्यूचर के टेंसेज हैं, उनमें विल यूज होगा, सभी को पता है विल यूज होता है फ्यूचर टेंसेज में। दैट विल इज़ ए हेल्पिंग वर्ब, इसके बारे में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के जितने भी टेंसेज होते हैं उनमें हैज़ हैव हैड यूज होता है। जो भी वो हैज़ हैव हैड यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में हैव यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट में हैड यूज होता है। तो इनमें तीनों में प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट और पास्ट में, प्रेजेंट में हैज हैव यूज होता है, पास्ट में हैड यूज होता है। तो बेसिकली अभी ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और फिर फ्यूचर परफेक्ट अगर टेंस है तो उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। फिर दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है दैट इज़ मोडाल ऑक्सिलरी। तो
अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही सब्जेक्ट के बाद कुछ ऐसे वर्ड यूज होते हैं जैसे कैन, कोड, में, माइट, विल। विल वहाँ पे भी था हेल्पिंग वर्ब, वो मोडल ऑक्सिलरी भी है, तो दोनों ही हैं। तो विल और शैल। तो कैन, कुड, में, माइट, विल, वुड, शैल, ought to, शुड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये भी किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, सब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं। दीज वर्ड्स आर बेसिकली modal auxiliary. These words are basically auxiliary verbs. तो ये auxiliary verbs हैं, modal auxiliary verbs। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे और ये इनके बारे में कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत भी नहीं है, एग्जांपल्स बाद में आएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा तो ये बहुत बड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो इनके बारे में एग्जांपल्स बाद में हम पढ़ेंगे, इसी में आएंगे बाद में। तो अगला जो टॉप पॉइंट है दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो स्टार्टिंग में जो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग करते हैं, जो जनरली स्टार्टिंग में पाया जाता है। जैसे हम वहाँ पे कह रहे थे राम डज गो टू दिल्ली, तो कौन जा रहा है? राम जा रहा है। करता कौन है यहाँ पे? राम है। क्या करता है राम? दिल्ली जाता है राम। राम डज गो टू दिल्ली, राम दिल्ली जाता है। तो राम यहाँ पे क्या है? राम इज अ सब्जेक्ट। कर्ता हिंदी में जिसे कर्ता कहते हैं उसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, देन या मॉडल ऑक्सिलरी भी आ सकता है, देन उसके बाद सब्जेक्ट आ सकता है। तो ऐसा जनरली अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है देन इट्स अ मैंडेटरी कंडीशन, वहाँ पे सब्जेक्ट ही सबसे पहले आएगा। नेगेटिव सेंटेंस है उसमें भी सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। बट अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट पहले आए, उसमें सब्जेक्ट आएगा दूसरे या तीसरे नंबर पे। पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, देन नॉट, नेगेटिव सेंस, और फिर आएगा उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के ये नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। जैसे नाउन और प्रोनाउन, ही सी बेसिकली है प्रोनाउन, ही सी दे। और अगर किसी का नाम लिया जा रहा है वो दे आर नाउन, तो वो तो आपने पिछले मुझे लगता है पिछले क्लास में पढ़ लिया होगा, व्हाट आर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। और अगर नहीं पढ़ा होगा तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट्स, और मैं उस पर भी एम्फेसिस डालने की कोशिश करूँगा। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट में जैसे पहला एग्जांपल दिया है इसने, सुरेश इज़, यहाँ पे ये इज़ है, सुरेश इज़ गोइंग टू मार्केट। तो सुरेश जो है यहाँ पे, ये सुरेश एक सब्जेक्ट है। इज जो है दैट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसे हम इससे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तीसरा हम ले लेते हैं, विकास इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ये भी यहाँ पे इज़ है, ये गलत लिखा है। तो विकास जो है वो सब्जेक्ट है, इज जो है दैट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। तो अभी जैसे नीचे दिया भी है सेंटेंस, सुरेश, रविश, विकास, स्मिता आर सब्जेक्ट्स इन अबव सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस दिए हैं इनमें ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये दिख रहा है आपको, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं सुरेश, रविश, विकास, स्मिता, दे आर बेसिकली सब्जेक्ट्स। तो अगला जो पॉइंट था, चौथा पॉइंट, यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं, व्हाट आर द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब इन ए सेंटेंस। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस क्या है एक सेंटेंस में, वो अगला पॉइंट है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज़ होता है एक सेंटेंस में, उसकी प्लेस क्या है। एग्जाम्पल में जैसे हम समझ लेते हैं, सी इज़ गोइंग टू मार्केट। तो सी क्या है? सी इज़ ए प्रोनाउन। प्रोनाउन सब्जेक्ट है ये, बट सी एक प्रोनाउन वर्ड है। तो सी इज़ गोइंग टू मार्केट, तो प्रोनाउन वर्ड सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज हुआ है,
उसके बाद जो इज जो वर्ड है दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब। तो पहले जो वर्ड यूज होगा दैट इज सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। पर अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा, उसमें या अगर सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे एग्जांपल देके भी समझा रखा है, तो उसमें नॉर्मल पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। सी इज़ डूइंग हर वर्क, सी तो सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है सी, और फिर उसके बाद इज जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब। ये तो सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता सी इज़ नॉट डूइंग हर वर्क, तब भी सब्जेक्ट पहले आता फिर हेल्पिंग वर्ब आती। अगर इंटरोगेटिव है इज सी डूइंग हर वर्क, तो इसमें क्या देखो चेंज क्या हो रहा है, इसमें चेंज ये हो रहा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है। देख भी रहे होंगे आप, इज सी डूइंग हर वर्क, यहाँ पे देख लें, ये रहा इज सी डूइंग हर वर्क। तो यहाँ पे ऊपर वाले में देखा आपने कि सब्जेक्ट पहले आया है फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, नीचे वाले में हेल्पिंग वर्ब पहले आया है उसके बाद सब्जेक्ट आया है। ऐसा क्यों आया है, क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में बेसिकली क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स पहले आते हैं, या अगर मोडल ऑक्सिलरी दिया है उसमें तो मोडल ऑक्सिलरीज पहले आते हैं फिर सब्जेक्ट आता है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। फिर जो अब अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस किस तरीके से फॉर्मेट्स हो सकते हैं, कि ज़रूरी तो नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब भी पहले आए, क्वेश्चन वर्ड भी आ सकता है। तो 3 फॉर्मेट होते हैं बेसिकली, या तो सिंपल विदाउट क्वेश्चन वर्ड, जैसे ये ऊपर वाला दिया है इज शी डूइंग हर वर्क, इसमें क्वेश्चन वर्ड तो कुछ है नहीं, सिंपल सेंटेंस है ये, हेल्पिंग वर्ब पहले आया है और उसके बाद सब्जेक्ट आया है देन वर्ब आया है। तो ये तो सिंपल सेंटेंस है विदाउट क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे वॉट, हु, whom, when, where, how। These words are basically called question words, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से शुरुआत तो करते हैं हम, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो या तो सीधे सीधे इंग्लिश में ऐसा होता है कि हिंदी में तो क्वेश्चन वर्ड्स ही आएंगे जब आप बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि है पहले लिख दोगे और उसके बाद फिर कर्ता लिख दोगे, उसमें तो हिंदी में तो क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे ही आएंगे सेंटेंस जब बनाओगे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस। बट इंग्लिश में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, इस इंग्लिश में बिना क्वेश्चन वर्ड के भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जैसे ऊपर बना हुआ है इज शी डूइंग हर वर्क, इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर दी है फिर सब्जेक्ट लगा दिया है, तो ये भी तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इज शी डूइंग हर वर्क, क्या वह अपना काम कर रही है, बट क्या के लिए वोट नहीं लगाया है यहाँ, है ना। तो होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक तो बिना क्वेश्चन वर्ड के इंटरोगेटिव सेंटेंस बन सकते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन वर्ड के साथ बन सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड के साथ कैसे बनेंगे, क्वेश्चन वर्ड के साथ इसमें इससे पहले एक क्वेश्चन वर्ड लगेगा, जैसे इसमें लगा दो कि एक क्वेश्चन, वह अपना काम कैसे कर रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वह अपना काम कैसे कर रही है में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आएगा उसके लिए जो सब्जेक्ट है उसका मीनिंग आएगा और फिर वर्ब आएगा, और देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वह अपना काम कैसे कर रही है, हाउ इज शी डूइंग हर वर्क। हाउ, हाउ क्या है यहाँ पे, हाउ है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है फिर आ रहा है इज सी, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब, सी क्या है सब्जेक्ट, देन आ रहा है डूइंग हर वर्क, डूइंग हर वर्क, डूइंग है यहाँ पे वर्ब, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वो कितना भी लंबा हो सकता है, दैट जस्ट डजंट मैटर। हमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले ऐसे सेंटेंस में वह अपना काम कैसे कर रही है, ये मैंने एक सेंटेंस बनाया
तो इसकी इंग्लिश बनेगी हाउ इज सी डूइंग हर वर्क। तो हाउ जो है दैट इज अ क्वेश्चन वर्ड। ये सेकंड पॉइंट को हम समझ रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ कैसे बनते हैं। तो हाउ इज सी डूइंग हर वर्क में हाउ पहले आएगा, दैट इज अ क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, देन वर्ब आ रही है, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो होप ये आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर तीसरा पॉइंट है कि इसमें पूरा सेंटेंस ही नहीं लिखते, बस क्वेश्चन टैग लगा देते हैं कि आर यू गोइंग टू दिल्ली। फिर अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो अगर इसको ऐसे कहें कि लास्ट में बोल दे, क्वेश्चन पूछ ले, आंट यू, क्या नहीं जा रहे, बस इतना सा, क्या नहीं जा रहे, आंट यू। तो इसमें पूरा सेंटेंस ही नहीं बनाया, बस एक क्वेश्चन टैग लगा दिया छोटा सा, आंट यू। आर यू मतलब आर यू नॉट। तो वैसे वाले तरीके से अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो होता है क्वेश्चन टैगिंग का मेथड। उसमें फुल सेंटेंस या स्टेटमेंट ही नहीं लिखते। तो ये हो गए 3 तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप जितना मैंने आप पढ़ाई तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हमने पढ़ा कि फ्रेमिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, हेल्पिंग, और फिर उनके जो बेसिक रूल्स हैं उसके लिए वो क्या क्या समझना ज़रूरी होता है, दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, सब्जेक्ट, और फिर उसके साथ प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि प्लेस ऑफ सब्जेक्ट भी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है उनमें तो नॉर्मल रहता है, पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस बदल जाता है अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, और वो भी 3 तरीके से बदलता है। 3 तरीके से कैसे बदलता है, एक तो अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, सिंपल सेंटेंस है इंटरोगेटिव, इज सी डूइंग हर वर्क, एक तो इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन वर्ड है, हाउ इज सी डूइंग हर वर्क। और तीसरा जैसे एक सिंपल, इज सी डूइंग हर वर्क, इजंट सी। अगर ऐसे कह दिया जाए क्या वह अपना काम कर रही है, क्या नहीं कर रही, तो क्या नहीं कर रही के लिए इजंट सी सीधे सीधे करके दे देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, पूरा सेंटेंस ही नहीं बनाते। तो इस मेथड को कहते हैं क्वेश्चन टैगिंग। इसके एग्जांपल्स कुछ बाद में आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ से।